गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। गुड ओके, इवनिंग सर। चलो स्टार्ट करते हैं। बुकलेट अटेम्प्ट करके हो गया ना सबका, जो मैंने कहा था उतना? Yes, sir. Yes, sir. सो लेट्स स्टार्ट विद इन चैप्टर एक्सरसाइज। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 इसके डाउट्स पूछ लो पहले। स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पार्ट अभी के लिए स्किप कर दो, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो टेस्ट में भी नहीं आएगा। नो डाउट्स फ्रॉम इन चैप्टर एक्सरसाइज 1? कैलोरीमेट्री वाला? अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये डाउट किसी ने भेजा है चैट पे। और इन चैप्टर 1 का, ओके। The design of some physical instrument requires that there should be a constant difference of length of 10 centimeters between an iron rod and a copper rod laid side by side at all temperatures. तो अगर दो रॉड्स के बीच का डिफरेंस अगर हमेशा कांस्टेंट है एट ऑल टेम्परेचर्स, इनके ओरिजिनल लेंथ L1 और L2 मान लेते, तो पहला इक्वेशन L1 माइनस L2 ये 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल होगा। और हायर टेम्परेचर्स पे दोनों रॉड्स एक्सपांड करेंगे, एंड एक्सपांड करने के बाद भी डिफरेंस ऑफ न्यू लेंथ वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ सेम हो, राइट? तो पहले रॉड का जो इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ होगा डेल्टा एल, उसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा 1 L1 डेल्टा टी, एंड सेकेंड वाले के लिए अल्फा 2 L2 डेल्टा टी। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा, अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2। तो दो इक्वेशन एंड दो अननोन्स। अल्फा 1 अल्फा 2 दिया हुआ है, इससे L1 L2 दोनों आ जाएगा सॉल्व करने पर, ठीक है? नेक्स्ट, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स भी अगर होंगे तो मैं बाद में बता दूंगा, पहले क्वेश्चंस के डाउट्स डिस्कस कर लेते। इन चैप्टर 1 में और कोई डाउट नहीं है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन चैप्टर का क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 अभी के लिए स्किप कर दो, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला पार्ट वो बाद में अपन करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आउट क्वेश्चन 5, इन चैप्टर 1 का ही बोल रहे हो, क्वेश्चन 5। इसमें टाइम लॉस्ट और टाइम गेन का कॉन्सेप्ट लगाना। 6th क्वेश्चन में क्या दिया? ये 6 भी स्किप कर दो, यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस स्ट्रेन वो सब छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है? सो देखो, क्वेश्चन 5 को सॉल्व करने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम लॉस्ट या फिर टाइम गेन। दिस इज गिवन बाय हाफ अल्फा चेंज इन टेम्परेचर इनटू टाइम इंटरवल। यहाँ पे जो डेल्टा थीटा है, चेंज इन टेम्परेचर, ये एक्चुअल में डिविएशन ऑफ टेम्परेचर है फ्रॉम दैट टेम्परेचर एट विच करेक्ट टाइम इज शोन, राइट? ये अपन ने डिस्कस किया था। तो पहले स्टेटमेंट में बोला है क्लॉक जो है वो 5 सेकेंड गेन कर रहा है ईच डे एट अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री। सो 15 डिग्री सेल्सियस पे 5 सेकेंड्स गेन करना मतलब 15 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर होगा ना, लोअर टेम्परेचर पे क्लॉक फास्ट हो जाता है और वो टाइम गेन करता है। तो यहाँ पे थीटा को करेक्ट टाइम वाला टेम्परेचर मान लो, आइडियल टेम्परेचर। सो थीटा से 15 का डिविएशन क्या होगा? 15 जो है वो थीटा से लोअर होगा। सो यहाँ पे डेल्टा थीटा का काम थीटा माइनस 15 कर रहा होगा। टाइम गेन इज 5 सेकेंड्स,
अल्फा को अननोन मान लो एंड टी मतलब टाइम इंटरवल 1 डे होगा 1 into 24 into 3600 सेकेंड्स। तो इन सबको इक्वेशन में डाल दो तो पहला इक्वेशन हमें मिलेगा 5 इक्वल्स टू हाफ इंटू अल्फा थीटा माइनस 15 इंटू 24 इंटू 3600। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन भी लिख देना ऐसे। सेकेंड इक्वेशन में टाइम लॉस्ट हो रहा है 10 और इस केस में डेल्टा थीटा जो है वो 30 माइनस थीटा होगा। 30 डिग्रीज विल बी ग्रेटर देन द आइडियल टेम्परेचर इनटू सेम अल्फा। तो इन दो इक्वेशंस और दो अननोन्स को सॉल्व कर लोगे। अंडरस्टूड। फिफ्थ और इन चैप्टर का 10th अच्छा इस पे डेंसिटी के ऊपर पूछ रहे थे। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 degrees is 0.998 और 4 डिग्रीज पे डेंसिटी 1 दिया हुआ। सो डेंसिटी एट हायर टेम्परेचर इक्वल्स टू डेंसिटी एट लोअर टेम्परेचर अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिख सकते। और इसी को अप्रोक्सीमेटली रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी लिख सकते हैं, राइट। सो हायर टेम्परेचर पे डेंसिटी 1 होगा एंड लोअर टेम्परेचर पे 0.998 इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी 4 होगा। तो इसको सॉल्व करने पर गामा की एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और इस केस में गामा नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि इस केस में पानी अलग तरीके से बिहेव कर रहा होगा। एनएमएलएस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, टेम्परेचर बढ़ रहा है मगर वो उसका जो डायमेंशन है वो कम हो रहा है, तो नेगेटिव साइन उसी बात को इंप्लाई कर रहा है। अंडरस्टूड। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा गामा होगा, 0 से 4 के बीच का एवरेज। क्या बोल रहे हो? तो किस बात को सिग्निफाई करता है नेगेटिव साइन? जनरली अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है ना। यस तो सर। इसके करस्पॉन्डिंग गामा नॉर्मली पॉजिटिव होता है, बट अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम कम हो गया, जो कि इस एक्सेप्शनल केस में होगा ना पानी के लिए 0 से 4, हाँ यस सर। तो उसके केस में गामा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर समझ। ठीक है चलो, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 हो गया सबका अभी समझ के। कैलोरीमेट्री सेकंड। एक सेकंड, क्या डाउट है ये? If in some question delta t would have been greater than 10 to the power 5, then our approximation would be wrong. Yes, अगर delta t बहुत ही ज्यादा हो गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, don't apply binomial approximation in that case. Okay? जनरली इतना बड़ा डेल्टा टी देंगे नहीं, बट अगर दे दिया तो फिर अपन ये वाला फॉर्मूला प्रीफर करेंगे। ठीक है। इन चैप्टर 2 इसके डाउट्स बताओ। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तभी यूज करना जब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इस फॉर्मेट में इक्वेशन हो और x 1 से बहुत ही छोटा हो। बहुत ही छोटा हो मतलब जनरली उसके 10% से भी कम होना चाहिए, 0.1 से कम होना चाहिए। ठीक है। इन चैप्टर का क्वेश्चन 7th। 7th 8th। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? वो तो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा ना, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा, वो सवाल में गिवन होगा। 7th और 8th ये दोनों देख लेते। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्लास में टेम्परेचर डायग्राम वाला मेथड डिस्कस किया था सारे बैचेस में। यस सर। वो यूज नहीं सर, आपने वो पीडीएफ से देखने को बोला था, लेक्चर नोट से, लास्ट के 5 एग्जाम। सर ने क्लास में किया था डिस्कस। अच्छा ये कौन से बैच में बोल रहे हो जो मैंने जिसमें नहीं किया था मैंने? नहीं, एक सम क्लास में किया था और बाकी के 5 हाँ अपने मतलब लेक्चर कॉन्सेप्ट नोट। बता दिया था ना एक सम करवा के, आज वही सर पूछ बता रहा हूँ। था। तो वही पूछ रहा हूँ, बाकी तो तुमने कर लिए होंगे लेक्चर नोट से, हो गए थे वो सॉल्व। हाँ सर। लेक्चर नोट से भी कुछ डाउट आ रहा हो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बुकलेट के डाउट्स देख ले।
तो इसमें देखो 1 kg ऑफ आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो -10 डिग्री सेल्सियस पे 1 kg आइस को प्लॉट कर दो, और 1 kg वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। सो इन दोनों को पास में लेके आओ एट सेम टेम्परेचर एंड सेम स्टेट। तो पहले अगर मैं आइस को मेल्ट करवा दूं तो ये कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q1 इक्वल्स टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, और क्योंकि मास केजीज में ये किलो कैलोरीज में आ जाएगा, और क्योंकि ये इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये नेगेटिव में होगा, इतना हीट सिस्टम से कंज्यूम हो गया होगा। अभी पानी को 100 से 0 पे लेके आ जाओ, तो पानी हीट रिलीज करेगा, कितना रिलीज करेगा, ms डेल्टा टी 1 तो इंटू, राइस पहले -10 पे है, उसे 0 ले जाना पड़ेगा। अच्छा सॉरी मैंने 0 ही ले लिया था, करेक्ट। तो इसको एक काम करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, और आइस -10 पे था, तो उसको 0 पे ले जाएंगे तो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी इंटू 10, तो -5 किलो कैलोरीज आ जाएगा, राइट। और पानी जब 100 से 0 पे आएगा तो m इंटू एस इंटू 100, सो 100 किलो कैलोरीज रिलीज कर रहा है। तो अभी पूरे सिस्टम में पूरे सिस्टम में पानी बन गया ना, सब कुछ 0 डिग्री। वी हैव ओवरऑल 2 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और हीट का बैलेंस कितना है, 100 माइनस 80 माइनस 5, हीट का बैलेंस 15 किलो कैलोरीज है। तो बैलेंस हीट अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये हीट अपन सिस्टम को सप्लाई करवा देंगे, और 0 डिग्रीज पे अगर मैं पानी को हीट सप्लाई करवा रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा, पानी फ्रीज होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट। सो उसके लिए Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी फॉर्मूला यूज करेंगे। Q मतलब 15 इक्वल्स टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, t माइनस 0, एस को भी 1 ले लो, तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर 7.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सब लोग कंफर्टेबल हो इस मेथड से? यस सर। अगर मान लो फाइनल हीट नेगेटिव आ जाता और फाइनल सिस्टम में अगर पानी 0 डिग्रीज पे होता, तो उस केस में अपन 0 डिग्रीज पानी से हीट एक्सट्रैक्ट करते मास और चेक कुछ करना पानी पड़ेगा। फ्रीज हो जाता, तो उस केस में हाँ। टेम्परेचर तो 0 ही रहता, समझा। यस। वैसे ही 8th वाला भी सॉल्व कर लोगे, इसी लॉजिक से एक बार वापस अटेम्प्ट कर लोगे, इसका भी डाउट है 8th, सेम लॉजिक अप्लाई करना, ठीक है। और कोई डाउट इन चैप्टर 2? वुड यू एक्सप्लेन व्हेन Q इज नेगेटिव? सी मैं यहाँ पे 4 केसेस दे देता हूँ। फाइनल सिस्टम जो है हमारा, सब कुछ सेम स्टेट में और सेम टेम्परेचर पे जब लेके आएंगे तो फाइनल सिस्टम के ये 4 केसेस पॉसिबल है। पहला केस, मान लो सब कुछ 0 डिग्री पानी में आ गया और बैलेंस हीट पॉजिटिव, तो इस केस में फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 होगा ना, इतना हीट 0 डिग्री पानी को सप्लाई करेंगे तो बैलेंस हीट ग्रेटर देन 0, सॉरी फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, और फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए Q इक्वल्स टू ms t माइनस 0, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेकेंड केस, एवरीथिंग इज 0 डिग्रीज वाटर एंड बैलेंस हीट इज नेगेटिव, दैट मीन्स 0 डिग्रीज पानी में से इतना नेगेटिव हीट अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बिना किसी कैलकुलेशन के अपन बोल सकते हैं कि टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा, और कितना पानी फ्रीज होगा उसके लिए Q इक्वल्स टू ml अप्लाई कर दो, Q का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू m इंटू LF, तो ये फ्रोजन मास मिल जाएगा, मतलब आइस का मास, तो कॉम्पोजिशन भी अपन निकाल सकते। थर्ड केस, एवरीथिंग इज आइस एट 0 डिग्रीज एंड बैलेंस हीट इज पॉजिटिव, तो 0 डिग्रीज आइस एंड बैलेंस हीट पॉजिटिव मतलब इतना हीट अपन आइस को सप्लाई करवा देंगे, एंड 0 डिग्रीज आइस को हीट सप्लाई करना मतलब कुछ आइस मेल्ट हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा, और कितना आइस मेल्ट होगा इसके लिए Q इक्वल्स टू mLF, और यहाँ पे m मोल्टन वाटर रिप्रेजेंट करेगा, पानी का मास। एंड फाइनली सिस्टम में अगर मान लो 0 डिग्रीज आइस है एंड फाइनल हीट इज नेगेटिव, दैट मीन 0 डिग्रीज आइस में से अपन और हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आइस का टेम्परेचर और ड्रॉप डाउन हो जाएगा,
कितना होगा उसके लिए, Q इक्वल्स टू MS फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये अप्लाई कर दो। और इन सारे कैटेगरीज के लिए अगर तुम्हें एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है, तुम लोग कंबाइंड लेक्चर नोट्स रिफर कर सकते हो, कंबाइंड लेक्चर नोट PDF 2 कैलोरीमेट्री के ऊपर, उसके लास्ट के 4-5 एग्जाम्पल्स इन सारे केसेस के ऊपर ही। तो एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, तुम्हें समझ में आ जाएगा कब कैसे क्या अप्लाई करना। ओके, फिर इन चैप्टर 2 में से और कोई डाउट? Here negative means not heat released, negative means deficiency of heat, positive means heat excess में available। तो यहाँ पे जो कन्वेंशन अपन यूज कर रहे हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, उसमें जो हीट रिलीज हो रहा है वो हीट सिस्टम में आ गया ना, एक्स्ट्रा अवेलेबल है वो, तो उसको अपन पॉजिटिव मान रहे, एक्सेस अवेलेबल हीट को। और जो हीट कंज्यूम हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसको अपन नेगेटिव मान रहे। तो फाइनल हीट का पॉजिटिव आना मतलब उतना हीट एक्सेस में अवेलेबल है, तो सिस्टम को अपन वो प्रोवाइड कर देंगे, सप्लाई करवा देंगे। एंड फाइनल हीट नेगेटिव आ रहा है मतलब उतनी हीट की डेफिशिएंसी है, तो सिस्टम से उतना हीट निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है। समझ में आया ये बात सबको? यस। ऑलराइट, फिर इन चैप्टर 3 देखते हैं। इन चैप्टर 2 में और कोई डाउट नहीं है ना? इन चैप्टर 3 का 3, 7, 10 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है अ कोलिजन बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन केप्ट एट रूम टेम्परेचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। अच्छा, आइडियल गैसेस में अपन कोलिजन्स कैसा टाइप का मानते हैं? Perfectly सारे elastic. कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के पहले का की एंड कोलिजन के बाद का की सेम होता है पूरे सिस्टम का। Yes, sir. दैट मीन्स अगर मान लो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, इनके बीच में अगर कोलिजन होता है तो इस पूरे सिस्टम का के ही सेम होगा। तो ऑप्शन ए में बोल रहे कोलिजन के बाद दोनों मॉलिक्यूल्स का के ही बढ़ जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? सिस्टम का के बढ़ जाना, No, sir. तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दोनों का के कम होना, ये भी पॉसिबल नहीं है। और एक का बढ़ना एक का कम होना, ये पॉसिबल है। और आइदर ऑफ पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लो इसमें ऑक्सीजन पहले रेस्ट पे होता और इससे हाइड्रोजन अगर हिट करता, तो इस केस में ऑक्सीजन का के ही बढ़ जाता, H2 का कम हो जाता। और अगर H2 रेस्ट पे होता और ऑक्सीजन इससे हिट करता, तो H2 का बढ़ जाता, ऑक्सीजन का कम हो जाता। तो ऑप्शन सी और डी दोनों केसेस पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, ये पूछा है ना। तो अगर एक भी एग्जांपल तुम स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हो तो स्टेटमेंट को ट्रू मान सकते हो, राइट? अगर मस्ट भी होता तो गलत होता। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्वेश्चन के लैंग्वेज में? Yes, sir. ओके, थर्ड के बाद नेक्स्ट डाउट मुझे दिख रहा है चैट पे 5, 7, 9 एंड 10। क्वेश्चन 5 में the average momentum of a molecule in a sample of an ideal gas। देखो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, Vector. और इसका एवरेज मतलब मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू एवरेज वेलोसिटी। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी फॉर एन आइडियल गैस? 0। रैंडम मोशन होता है तो सारे डायरेक्शंस पॉसिबल है, तो सबका एवरेज 0 हो जाएगा। सो एवरेज मोमेंटम विल ऑलवेज बी 0, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, राइट? फिफ्थ के बाद सेवेंथ, the RMS speed of oxygen molecule in a gas is V if temperature is doubled and the O2 molecules dissociate into oxygen atoms। So RMS speed का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है?
3RT by m। सेकेंड केस में टेम्परेचर को डबल कर दिया, टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया एंड O2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एटम्स में डिसोसिएट हो गए, तो मॉलिक्यूलर मास हाफ हो गया होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। तो सेकेंड केस में तुम देख पा रहे हो RMS स्पीड 2 टाइम्स हो गया होगा, डबल। समझ में आया? सेवेंथ के बाद नाइन्थ, which of the following quantities is the same for all ideal gases at same temperature? Kinetic energy of 1 mole, हमने ये भी डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ nRT होता है, राइट, और N1, तो पर मोल हाफ RT होगा। तो अलग अलग टाइप ऑफ गैसेस के लिए टोटल के ही अलग होगा ना, इट विल डिपेंड ऑन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 RT, डायटोमिक के लिए 5/2 RT एंड पॉलीएटॉमिक के लिए 3 RT। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल आइडियल गैसेस पूछे, सबके लिए सेम होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का कैसे निकालेंगे? अगर 1 मोल का पता है तो 1 ग्राम का निकालने के लिए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे ना, तो ये भी तो सबके लिए अलग होगा। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। सर ए नहीं, ए क्यों अलग होगा? क्या बोल रहे हो? ए ऑप्शन। क्योंकि टाइप ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा ना, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा है तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या इंप्लाई करेंगे, टोटल या सिर्फ ट्रांसलेशन? टोटल। टोटल, एंड टोटल सबके लिए अलग अलग होगा ना। डायटोमिक के लिए 5 का फैक्टर आएगा, मोनोएटॉमिक के लिए 3 का आएगा। अगर सिर्फ ट्रांसलेशन वर्ड लिखा होता है इधर तो सेम होता सबके लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन के तो सबके 3 ही होते डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। समझ में हाँ आया ये सर, लॉजिक? तो इसमें एक भी ऑप्शन नहीं मैच। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल तो मैच हो रहा है ना, एवोगैड्रोस नंबर ही होगा वो तो। ऑप्शन सी करेक्ट है ना? सर रॉन्ग दिया है शायद से पीछे। हाँ पीछे ऑप्शन। क्या दिया हुआ है पीछे आंसर? आंसर A। ए दिया है सर सर। ए दिया है। गलत आंसर है, मतलब अगर ए दिया है तो वो लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन शायद इंप्लाई कर रहे होंगे, इसीलिए। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। समझ में आया ये सबको? नेक्स्ट, 10th भी डाउट था क्या? हाँ, 10th में क्या दिया है? Consider mkt upon PV of an ideal gas where m is the mass of the gas. It depends on what? So देखो PV equals to nRT, यहाँ पे m जो है वो गैस का टोटल मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स को गैस का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखा जा सकता है। एंड मॉलिक्यूलर मास को अपन लिख सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर इनटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। स्मॉल m को मैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मान रहा हूं, ये लिख सकते हैं ना अपन मॉलिक्यूलर मास को, इनटू RT। और यहाँ पे R अपॉन एवोगैड्रोस नंबर को अपन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख सकते हैं, K। तो इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपन। और mkt अपॉन PV, ये m के इक्वल आ जाएगा। m मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करेगा? गैस के मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा ना, नेचर ऑफ द गैस। ऑप्शन डी। समझा? ओके, सो अभी एक्सरसाइज 1 डिस्कस करते। सबने अटेम्प्ट कर लिया एक्सरसाइज 1 62 क्वेश्चंस तक? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बताओ। थर्मल एक्सपेंशन, इसमें बुएंसी यंग्स मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन स्किप कर दो अभी के लिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, बहुत रैंडमली सब लोग टाइप कर रहे, एक एक करके
क्वेश्चन 1 से 10 के बीच में पहले पूछ लो, 1 से 10 के बीच में, 2 3 3 7 8 9 10। इसके अलावा और कुछ किसी का मिस हुआ है 1 से 10 के बीच में? 4। ओके, ये एक्चुअली स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर ही बेस्ड है ना? स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने सारे बैचेस में पढ़ा दिया था क्या? नहीं सर, नहीं यंग्स पढ़ाया। मॉडल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया था ना, तो अभी के लिए स्किप कर देते 2 को, छोड़ दो इसको, बाद में मैं बता दूंगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ते समय। सर 8 भी स्किप करना होगा, वो बल्क मॉडल में से इसमें। हाँ, वो भी अपन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ही पढ़ेंगे। एंड व्हाट अबाउट एपेरेंट वेट? ये कॉन्सेप्ट पता है तुम लोग को? एपेरेंट वेट, बुएंसी, ये पढ़ा था अपन ने? नहीं सर। इसको भी छोड़ दो। आई विल मेक श्योर कि ऐसे टाइप के सवाल एमटी या फिर टीडब्ल्यूटी में नहीं आएंगे, डोंट वरी। तो इसको भी अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते समय डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, apparent coefficient. Coefficient of apparent expansion of a liquid in a copper vessel is C. सबको coefficient of apparent expansion का फॉर्मूला पता है? किसी कंटेनर के अंदर अगर लिक्विड भरा हुआ है तो कितना लिक्विड ओवरफ्लो करेगा, इसको अपन apparent expansion बोलते हैं। और ये लिक्विड का एक्सपांशन माइनस कंटेनर का एक्सपांशन होगा, एंड करस्पॉन्डिंगली कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion विल बी इक्वल्स टू लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन माइनस कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ये फॉर्मूला इस सवाल में यूज करना। सो लिक्विड को जब कॉपर वेसल में यूज किया गया उस समय लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपांशन सी के इक्वल, तो सी को गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कॉपर लिख सकते हैं, जो कि गामा सी दिया हुआ है। और जब लिक्विड को सिल्वर वेसल में यूज किया उस समय लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपांशन एस के इक्वल है। सो एस इक्वल्स टू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ सिल्वर, और गामा ऑफ सिल्वर हमें निकालना है, गामा ऑफ लिक्विड को एलिमिनेट करना होगा, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, तो यहां से गामा ऑफ सिल्वर हमें मिल जाएगा C माइनस एस प्लस गामा सी। बट यहाँ पे सवाल में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ सिल्वर बोला और हमने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन निकाल लिया, तो अल्फा ऑफ सिल्वर जो है वो गामा ऑफ सिल्वर बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7th, two rods of length L1 and coefficient of linear expansion alpha 1 are connected freely to a third rod. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों रॉड्स का लेंथ L1 दिया हुआ है एंड कोफिशिएंट अल्फा 1, ये रॉड का लेंथ L2 एंड कोफिशिएंट अल्फा 2। The arrangement is supported on the knife edge at the midpoint of L2. तो यहाँ पे L2 के मिड पॉइंट को यहाँ पे सपोर्ट दिया जा रहा है। ट्राइंगल को नाम दे देते ABC और इस सपोर्ट को नाम दे देते पॉइंट D। The apex of the isosceles triangle, apex मतलब पॉइंट A, it is to remain at a constant distance from the knife edge. knife edge मतलब पॉइंट D, तो A से लेके D तक ये वाला लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए ना, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ये सवाल में दिया हुआ है। इस डिस्टेंस को h मान लेते, h कांस्टेंट मतलब डेल्टा h 0 होना चाहिए, और h को किसके इक्वल लिखेंगे, हमें L1 L2 पता है, तो ये वाला जो लेंथ है ये L2 by 2 होगा। एंड लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। सो h स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू L1 स्क्वायर माइनस L2 अपॉन 2 का स्क्वायर। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा टारगेट है L1 L2 अल्फा 1 अल्फा 2 इन सब में रिलेशन निकालना, और h में चेंज 0 आना चाहिए।
तो यहाँ पे इक्वेशन के दोनों साइड पे डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दो। डी ऑफ एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी ऑफ L1 स्क्वायर माइनस डी ऑफ L2 बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर h में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो h स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ऑल्सो अगर मान लो खाली डी ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे टर्म्स इन्वॉल्व हो, इसको अपन 2x dx लिख सकते। डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इज 2x, सो ओनली डी ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2x dx, राइट? तो उस लॉजिक से डी ऑफ L1 स्क्वायर विल बी 2L1 डी ऑफ L1 माइनस 1/4 बाहर ले लो, डी ऑफ L2 स्क्वायर विल बी 2L2 डी ऑफ L2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से L1 डी L1 इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स L2 डी L2, ये इक्वेशन आ जाएगा। डी ऑफ L1 मतलब चेंज इन L1 एंड चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय अल्फा इनटू ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, एक्सपांशन वाला फॉर्मूला। वैसे ही dl2 क्या होगा? ओरिजिनल लेंथ L2 इंटू अल्फा 2 इंटू dt, तो इस इक्वेशन से dt कैंसिल हो जाएगा और अल्फा 1 L1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 अल्फा 2 L2 स्क्वायर, ये फाइनल रिलेशन आ जाएगा। तो इससे चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन सी मैच हो रहा है, राइट? नहीं, ऑप्शन डी, अल्फा अंडर रूट में चला जाएगा ना। समझ में आया सबको? और कोई डाउट क्वेश्चन 1 से 10 के बीच में? 9th और 10th? 8th स्किप कर दो। अच्छा, 9th भी बुएंसी फोर्स के ऊपर ही है, वो भी छोड़ दो। 10th देखो, a thin walled cylindrical metal vessel of linear coefficient of expansion, vessel का अल्फा दिया हुआ है 10 to the power -3, and this vessel contains benzene. benzene का coefficient of expansion दिया हुआ है 10 to the power -3, same. If the vessel and its contents are now heated by 10 degrees Celsius, the pressure due to the liquid at the bottom. यहाँ पे मुझे बताओ क्या बेंजीन का वेट चेंज होगा उसको हीट करने पर? वेट तो सेम रहेगा ना इवन आफ्टर हीटिंग। सो तो सेम कैसे रहेगा? मास थोड़ी चेंज होगा टेम्परेचर के बढ़ने पर। किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम हीट कर रहे हो तो क्या उसके मास में कोई चेंज आएगा? नहीं सर। mg तो सेम रहेगा ना। अच्छा, इसमें एक चीज अपन ने मिस कर दी, सिलिंड्रिकल मेटल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है 10 to the power -3, मतलब इसका जो गामा है वो 3 × 10 to the power -3 होगा वेसल का, और बेंजीन का गामा 10 to the power -3 दिया हुआ, तो सेम नहीं है दोनों, राइट? तो प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? बॉटम पे जो प्रेशर होगा, जो भी बॉटम पे फोर्स लग रहा होगा, फोर्स जो है वो वेट के वजह से लग रहा होगा, सो प्रेशर को अपन वेट अपॉन एरिया ऑफ वेसल लिख सकते। दैट मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वेसल, राइट? प्रेशर को सम कांस्टेंट टाइम्स एरिया ऑफ वेसल टू द पावर -1 लिखा जा सकता है। और तुम लोग ने एरर्स इन मेजरमेंट्स में ये ट्रिक पढ़ा था, अगर कोई भी क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी के कोई पावर पे अगर डिपेंड कर रहा है तो फ्रैक्शनल चेंज इन द क्वांटिटी इज गिवन बाय द पावर टाइम्स द फ्रैक्शनल चेंज इन अदर क्वांटिटी। ये रिलेशन पता है तुम लोग को? यस। तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये चेंजेस बहुत ही छोटे हो, और इस केस में भी ये चेंजेस छोटे ही दिख रहे, परसेंटेज सारे ऑप्शंस में कम ही दिया हुआ। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर विल बी माइनस ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया। माइनस मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा एंड वाइस वर्सा। और इस केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो एरिया बढ़ जाएगा ना। डी ऑफ ए को मैं ओरिजिनल एरिया
into beta of vessel times delta t लिख सकता हूं upon A. तो फाइनल आंसर माइनस बीटा ऑफ वेसल मतलब 2 times अल्फा ऑफ वेसल into डेल्टा टी 10 दिया हुआ तो 2% आ जाएगा ना, और माइनस मतलब 2% से डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया ये लॉजिक? ये क्वेश्चन अगर क्लिक हो गया तो इजी है, अगर क्लिक नहीं हुआ तो डिफिकल्ट है। अभी मुझे बता, सॉल्यूशन देखने के बाद भी इसको डिफिकल्ट बोलोगे क्या तुम? अगर तुम ये पहले से तुम्हें क्लिक हो जाता कि वेट कांस्टेंट रहेगा एंड प्रेशर इज सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया में तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना आता है एक्सपेंशन वाले फॉर्मूला से, तो उस लॉजिक से अगर तुम सोचते तो इजीली कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट अभी 11 से 20 के डाउट्स मुझे भेज दो। थर्टीन्थ, 19th, 17th। और सर प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, एक मिनट। यस, बताओ। सर वो 2 किधर से आएगा बता सकते हो? मतलब -2 इंटू आपने लिखा -2 इंटू 10 to the power -2, ये dp अपॉन p है ना? सर वो तो -2 किधर से आएगा वो डाउट है। ये दिया है ना, अल्फा ऑफ वेसल दिया हुआ है, वेसल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 10 to the power -3, तो बीटा ऑफ वेसल 2 times अल्फा ऑफ वेसल हो जाएगा ना, हाँ सर अल्फा बीटा और गामा का रिलेशन वो यूज किया। समझा? 11 से 20 में और इसके अलावा 13, 14, 15, 17, 19 ये सभी है ना, इसके अलावा और कोई डाउट है किसी का भी? 16th ओके। 13th में देखो क्या दिया। A steel scale is to be prepared such that the millimeter intervals are to be accurate within 6 into 10 to the power -5 mm. The maximum temperature variation during the ruling of the millimeter marks is, मतलब बेसिकली स्केल जब हम डिजाइन करते तो आइडियली इन दोनों मार्किंग्स के बीच में 1 mm गैप होना चाहिए, और ये गैप कितने से फ्लक्चुएट कर सकता है? 6 into 10 to the power -5 mm। तो इस 1 mm के गैप को अगर मैं L मान लूं, इस L में जो चेंज अलाउड है डेल्टा L वो 6 into 10 to the power -5 होगा, और इस डेल्टा L को मैं ओरिजिनल लेंथ 1 mm इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी ये लिख सकता हूँ ना, और अल्फा दिया हुआ है 12 into 10 to the power -6, तो mm और mm कैंसिल हो जाएगा एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर वेरिएशन ये हमें मिल जाएगा 6 into 10 to the power -5 अपॉन 12 into 10 to the power -6। समझा ये सबको? तो 5 डिग्री सेल्सियस का प्लस माइनस अलाउड है। सर तो टोटल वेरिएशन 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ना? नहीं, वेरिएशन का मतलब वही है कि ऊपर में कितना और नीचे में कितना, तो 5 डिग्री ऊपर नीचे ना। रेंज थोड़ी पूछ रहे, अगर रेंज पूछा होता तो 10 होता। ओवरऑल टेम्परेचर का रेंज कितना पॉसिबल है, वेरिएशन मतलब चेंज, कितना चेंज कर सकते हो, तो चेंज तो 5 ही कर सकते हैं ना, आइदर ऊपर की साइड में बढ़ाना या फिर कम करना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तुम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ लिया होगा ना रोटेशन में? Yes, sir. Yes, sir. So tell me, moment of inertia depends on what power of length in all the formulas of moment of inertia, radius, length, इन सबके कौन से पावर पे डिपेंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पावर ऑफ स्क्वायर पे डिपेंड करता है, राइट? सो वो एरर्स वाली लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 times द फ्रैक्शनल चेंज इन करस्पॉन्डिंग लेंथ, एंड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को अपन
इस फॉर्मूला से निकाल सकते। चेंज इन लेंथ इज अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू dt, so fractional change in length is alpha into dt, sorry ये di upon I होगा, so di upon I will be equals to 2 times alpha into change in temperature, तो corresponding change in moment of inertia 2 times I into alpha delta t, ये आंसर आ जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है सबको सॉल्यूशन? यस Then 15th, a meter washer has a hole of diameter d1, वॉशर मतलब एक बहुत ही कम थिकनेस का एक होल जैसा ही होता है, तो इस होल का डायमीटर दिया हुआ है d1 और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है d2, सॉरी डायमीटर मतलब पूरा होगा, d1 and d2, where d2 is 3 times d1. On heating increases by 0.3%. ये मिसिंग है क्या डेटा? क्या इंक्रीज कर रहा है? आई थिंक d2 कर रहा होगा ना इतने से इंक्रीज, और अगर d2 0.3% से इंक्रीज कर रहा है तो d1 भी सेम परसेंटेज से इंक्रीज करेगा। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है सब लोग ने? ऑल डायमेंशंस इंक्रीजेस बाय द सेम फैक्टर, सेम प्रपोर्शन। तो एक बार कंफर्म कर लो, इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है क्या? हाँ सर डी है। हाँ तो ये शायद ऑन हीटिंग शायद d2 की बात कर रहे हैं, d2 इंक्रीजेस बाय 0.3%, तो d1 भी उतने से ही बढ़ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था इसमें। 16th, at 4 degrees 0.98 of the volume of a body। अच्छा ये बुएंसी फोर्स के ऊपर, इसमें बस ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि जब बॉडी कंप्लीटली इमर्स हो जाएगा उस समय ऑब्जेक्ट का और लिक्विड का दोनों का डेंसिटी सेम हो जाएगा, ये तो पता है ना? Yes. और 0.98 of the body is immersed, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। शायद ये तुमने नहीं पढ़ा होगा, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड। इसको भी एक्चुअली स्किप ही कर दो अभी के लिए, इसको भी अपन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बुएंसी फोर्स के ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले, ठीक है? 16th के बाद 17th एंड 19th। ये भी उसी पे बुएंसी फोर्स पे, इसको भी स्किप कर दो। 19th, a volume of 120 ml of drink, half alcohol and half water by mass, so total 120 ml दिया हुआ है वॉल्यूम, और मासेस इक्वल है, तो दोनों के मासेस m मान लेते हैं, अल्कोहल का मास भी m मान लो और पानी का मास भी m मान लो। और देखो यहाँ पे ड्रिंक का डेंसिटी दिया हुआ है 0.833, तो ड्रिंक का जो टोटल मास है वो 0.833 इंटू 120 होगा, विच इज 8.3 इंटू 12, 99.6 करीब आ रहा है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम से मान लो राउंड ऑफ करके। तो अगर टोटल मास 100 ग्राम से, मतलब अल्कोहल पानी दोनों का 50-50 ग्राम मान सकते हैं, राइट? ओरिजिनल टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस and it is cooled by adding 20 grams of ice, 20 grams of ice at 0 degrees Celsius. Find the final temperature of the drink. तो देखो यहाँ पे हमें फाइनल टेम्परेचर के बारे में आइडिया नहीं, तो टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ कर लो। बट एक और चीज देखो, इसमें एक और हिंट है, टेम्परेचर डायग्राम अपन तभी ड्रॉ करते हैं जब अपन श्योर ना हो कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो रहा होगा कि नहीं। और यहाँ पे ऑप्शंस देखो, सारे ऑप्शंस 0 से बड़े हैं ना, दैट मीन्स डेफिनेटली पूरा आइस मेल्ट हो रहा होगा। तो क्या इस केस में टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है, या हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन अप्लाई करें? कौन सा ज्यादा इजी होता है सॉल्व करना?
Heat loss is equal to heat gain. यस, ज्यादा इजी वो होता है। अपन टेम्परेचर डायग्राम खाली इसीलिए करते हैं क्योंकि हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन में कभी कभी एब्रप्ट आंसर्स भी आ जाते हैं, जब अपन श्योर ना हो कि पूरा आइस मेल्ट कर रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे तो कर ही रहा होगा, ऑप्शंस को देख के अपन बोल सकते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर को कुछ पॉजिटिव टी मान लो, तो 20 ग्राम्स ऑफ आइस इस टी तक पहुंचने के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? पहले तो वो मेल्ट होगा, सो 20 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, एंड उसके बाद 20 ग्राम्स ऑफ पानी, 0 से टी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आइस ने इतना हीट गेन किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। और इस मिक्सचर ने, ये मिक्सचर का इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है ना अल्कोहल का भी, 0.6। तो ये मिक्सचर जब 25 डिग्री से टी डिग्री जाएगा, इसने कितना हीट रिलीज किया होगा? Q2 इक्वल्स टू मास ऑफ अल्कोहल इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ अल्कोहल 0.6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, प्लस मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और इस केस में डेल्टा टी 25 माइनस टी होगा, और इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो इसको सॉल्व करके तुम्हें टी की वैल्यू मिल जाएगी। समझा ये कॉन्सेप्ट? कैलकुलेशन कर लोगे बाद में खुद से? ओके। अच्छा, 20th भी डाउट दिख रहा है किसी का? The temperature of equal masses of 3 different liquids A, B and C, 12 degrees Celsius, 19 degrees Celsius and 28 degrees Celsius. The temperature when A and C are mixed. अच्छा देखो, इसमें सवाल पढ़ के लग रहा है कि डेटा मिसिंग है। हाँ वही। बट यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस ऐसे दिए हुए, ए और बी का टेम्परेचर देखो कितना है, 12 और 19, और इन दोनों को मिक्स करने पर टेम्परेचर इनके बीच में ही होना चाहिए ना। तो ये बस एक ट्रिक क्वेश्चन था। सवाल पढ़ के लग रहा है डेटा मिसिंग है, बट ऑप्शन सारे ऐसे है कि जिसमें से खाली ऑप्शन ए पॉसिबल है। ठीक है, 21 से 30 बताओ। सर एक डाउट था। यस बोलो। सर बैरोमीटर वाला जो पार्ट है वो है क्या सिलेबस में अभी? बैरोमीटर वाला पार्ट पढ़ के रखो, बट ठीक है टॉपिक वाइज टेस्ट में नहीं आएगा वो, इतना मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। बट मेजर टेस्ट की गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेजर टेस्ट अभी मैं ही बना रहा हूँ और मैंने डिसाइड नहीं किया अभी कौन से क्वेश्चंस डालने, तो उसके लिए पढ़ के रख लो पहले से। ओके सर। ओके, सो 20 से पेपर 30। 1 पेपर 2 दोनों आप बनाओगे? यस यस। ओके सर। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने नहीं बनाया, बट उसका लेवल कंपैरेटिवली इजी होगा, तो उसमें तुम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। 21, 22। अच्छा, इसमें तो सारे ही डाउट्स लिख दिए सर तुम लोगों कल ने। ये लेक्चर खत्म होगा ना सर? क्या बोल रहे हो? सर ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद, सर ये लेक्चर खत्म होगा ना उसके बाद हाँ, सर आप खाली एक बार पोर्शन जो होगा ये टॉपिक वाइज टेस्ट में HNT में, वो सर आप खाली एक हमको थोड़ा जिस्ट में बता सकते हो, मतलब मैसेज में आता हो किधर भी, क्योंकि सर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने भी सिखाया था, ARP सर ने भी हमको सिखाया था उसको। बता दूंगा मैं, क्लियरली बता दूंगा, तो कुछ ठीक है कंफ्यूजन सर। नहीं होगा। यस, थैंक यू सर। ओके, 21 से 22, 23, 27 सर सारे ही 20 डाउट। क्वेश्चन में HCV में भी वैसा ही क्वेश्चन है सर, फिर आपने बोला था कि फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सर? किसमें? 20 में? हाँ सर, वैसा HCV में भी है। हाँ, तो उसमें एक्सरसाइज मैंने भी जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने ऑप्शंस नहीं देखे थे, तो मुझे भी लगा कि क्वेश्चन इनकरेक्ट है, डेटा मिसिंग है। बट क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए हुए इसलिए अपन बोल सकते, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो अपन नहीं सॉल्व कर पाते, फिर एक और डेटा देना होना चाहिए। यस सर। ठीक है, सर क्लास में किया था ना 20th? हाँ ऐसा टाइप का सवाल लेक्चर नोट्स में भी तुम्हें मिल जाएगा, क्लास में भी किया था, बट उसमें दो डेटा था ना, पहले ए और बी को मिक्स किया और बी और सी को मिक्स किया, हाँ यस सर। और फिर ए और सी को मिक्स करने पर क्या आएगा, तो वैसे टाइप के सवाल अपन सॉल्व कर सकते, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ट्वेंटी 21 से 27 सारे ही दिख रहे हैं इसमें, तो डाउट्स 28 है किसी का? ठीक है, चलो एक एक करके सब बता देता हूँ। Twenty 10 grams of ice at 0 degrees
kept in calorimeter of water equivalent 10 grams. वाटर इक्विवेलेंट मतलब इस कैलोरीमीटर को मैं 10 ग्राम पानी अज्यूम कर सकता हूं, और 10 ग्राम पानी इसको अज्यूम करते हुए इसका चेंज ऑफ स्टेट मत लेना, मतलब मेल्टिंग और फ्रीजिंग मत अप्लाई करना, बस चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा 0 से हायर टेम्परेचर, उसमें मैं इसको पानी की तरह मान सकता हूँ, खाली मेल्टिंग फ्रीजिंग में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द apparatus to evaporate the water thus formed. So कंटेनर में 10 ग्राम आइस है, सॉरी 10 ग्राम आइस ऐसा होगा एट 0 डिग्रीज, और इस कंटेनर को मैं 10 ग्राम्स पानी मान सकता हूं। तो सबसे पहले आइस को मेल्ट करवाएंगे, आइस को मेल्ट करवाने के लिए m इंटू LF ये हीट सप्लाई किया होगा, तो पूरा आइस पानी बन गया होगा, और उसके बाद टेम्परेचर को 0 से 100 इंक्रीज करवाएंगे, एंड टेम्परेचर को 0 से 100 इंक्रीज करवाने में ये वाटर इक्विवेलेंट भी पार्टिसिपेट करेगा, और जो आइस पानी में कन्वर्ट हुआ था 10 ग्राम ये भी पार्टिसिपेट करेगा। तो 0 से 100 में टोटल मास अपन 20 लेंगे इनटू स्पेसिफिक हीट 1 एंड डेल्टा टी 100, एंड फाइनली जब वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम के कन्वर्जन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, टोटल 20 या खाली ये वाला 10? स्टीम के कन्वर्जन में खाली ये 10 पार्टिसिपेट करेगा, राइट? क्योंकि एक्चुअल में तो ये कैलोरीमीटर एक कंटेनर है, उसको अपन खाली 10 ग्राम्स पानी जैसा इक्विवेलेंट अज्यूम कर रहे हैं, ओनली फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर, नॉट फॉर चेंज ऑफ स्टेट। तो ये कॉन्सेप्ट इस सवाल में टेस्ट हो रहा है। तो फाइनली वेपराइज करवाने के लिए 10 इंटू 540 करेंगे, एंड इन सबको ऐड कर दो, वो तुम्हारा टोटल हीट का रिक्वायरमेंट होगा। समझ में आया? 21, हाँ यस सर। ये 22 देखो, और 2100 watts continuous flow geyser has water inlet temperature is 10 degrees and water flows out at the rate of 20 grams per second. What is the outlet temperature of the water? तो 2100 watts मतलब एक सेकेंड में 2100 जूल्स एनर्जी सप्लाई हो रहा होगा। तो ऐसे सवालों में इन 1 सेकेंड कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। एक सेकेंड में कितना पानी का फ्लो हो रहा होगा? 20 ग्राम्स पर सेकेंड हो रहा है, तो एक सेकेंड में खाली 20 ग्राम्स पानी जा रहा होगा इनलेट टेम्परेचर 10 डिग्री से, और एक सेकेंड में इसने 2100 जूल्स एब्जॉर्ब किया, और फाइनल टेम्परेचर इसका कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी सॉल्व करना आसान हो गया, खाली Q इक्वल्स टू ms डेल्टा टी अप्लाई करना है। Q इज 2100 जूल्स, मास इज 20, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस क्या लेंगे, 1 या 4.2? 4.2, और डेल्टा टी मतलब TF माइनस 10, तो इससे तुम्हें फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, कुछ पार्ट नहीं समझा हो तो पूछ लेना। सर इधर 4.2 क्यों लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? यहाँ पे पावर वॉट्स है ना, एंड वॉट्स एक ऐसा यूनिट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हीट एनर्जी होगा वो जूल्स में आएगा ना, 2100 जूल्स होगा एक सेकेंड। तो अगर यहाँ पे मैं जूल्स यूज कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी मुझे सेम यूनिट्स लेना चाहिए ना। ओके सर। तो पानी का 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, इसको अगर तुम जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो 4.2 कैलोरीज पर ग्राम, सॉरी 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ग्राम्स को भी अगर केजी में कन्वर्ट कर दोगे तो 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि कौन सा वैल्यू लेना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। 23rd, इसमें देखो क्या दिया है, द ग्राफ शोन इन द फिगर represents the change in temperature of 5 kg of a substance as it absorbs heat at a constant rate of 42 kilojoules per minute. एक्स एक्सिस पे टाइम को मिनट्स में प्लॉट किया हुआ है, और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूछा है सब्सटेंस का, तो वेपराइजेशन के लिए ग्राफ का कौन सा डेटा अपन लेंगे, ये वाले पोर्शन में वो मेल्ट हो रहा होगा, एंड ये वाले पोर्शन पे वेपराइज हो रहा होगा।
और इस पोर्शन को कितना टाइम लगा 20 से 30, तो 10 मिनट्स लगा होगा। एंड 10 मिनट्स में उसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा 42 किलो जूल्स इंटू 10, 420 किलो जूल्स उसने एब्जॉर्ब किया होगा, और उसका मास है 5 kg। सो हीट 420 किलो जूल्स इक्वल्स टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ से LV की वैल्यू 420/5 किलो जूल्स पर केजी आ जाएगी। तो ऑप्शंस में देख लो क्या यूनिट्स दिया हुआ है, किलो जूल्स पर केजी में निकलना है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। समझा? सर बताओ क्या डाउट है? सर एक और ऐसा क्वेश्चन रिवीजन सेक्शन में था सर, उसमें आपने यही ऐसा ग्राफ टेम्परेचर और टाइम का था, आपको बोला था कि टाइम की जगह अगर क्यू भी अगर हीट हुई तो भी सेम ग्राफ करता है सर, उसका रीजन बता सकते हो कि ऐसा तो है? क्योंकि हीट सप्लाई टाइम के प्रोपोर्शनल होगा ना। अगर कांस्टेंट रेट से अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो हीट सप्लाई को मैं K टाइम्स T लिख सकता हूँ। तो एक्स एक्सिस पे टाइम हो या फिर हीट सप्लाइड हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता ना, ग्राफ का शेप तो सेम ही रहने वाला। बस कैलकुलेशंस करते समय हमें ध्यान रखना होगा इस बात को, हीट सप्लाइड जो है वो K टाइम्स T हो जाएगा, और यहाँ पे K 42 दिया हुआ है, 42 किलो जूल्स पर मिनट। K मतलब जिस रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं वो, समझा? ओके। 24th भी डाउट है, 24th से 27। में क्या दिया, सम स्टीम एट 100 डिग्रीज is passed into 1.1 kg of water contained in a calorimeter of water equivalent 0.02 kg। तो कैलोरीमीटर और पानी ये दोनों 15 डिग्री सेल्सियस पे थे, और इस पूरे सिस्टम को मैं 1.1 kg ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर को भी मैं 0.02 kg ऑफ वाटर मान सकता हूँ। वाटर इक्विवेलेंट का वही मतलब होता है। तो ओवरऑल सिस्टम में 1.12 kg ऑफ वाटर है एट 15 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर स्टीम पास करवाया जा रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट कंटेंट्स rises to 80 degrees. So what should be the mass of the steam? तो इसका टेम्परेचर अगर 15 से 80 राइज कर रहा है तो इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया होगा Q1 that will be equals to mass into specific heat which is 1 into delta T। 15 से 80 मतलब 65 डेल्टा T होगा। ये हीट एब्जॉर्ब किया होगा उसने गेन, और जब स्टीम 100 से 80 आएगा तो उसने जो हीट रिलीज किया होगा, स्टीम का मास हमें निकालना है, तो स्टीम का मास m मान लो। तो पहले तो स्टीम कंडेंस होके पानी में कन्वर्ट हो गया होगा, सो m इंटू LV 540, और फिर 100 से 80 तो उसके लिए m इंटू S, स्टीम पानी बन गया तो S1, एंड डेल्टा T 100 से 80 मतलब 20। तो इतना हीट उसने रिलीज किया होगा, लूज किया होगा। हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, ये अप्लाई कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो उससे मास ऑफ वाटर मिल जाएगा तुम्हें। समझ में आया? बस यूनिट्स का ध्यान रखना सवाल को सॉल्व करते समय। ये सारे मासेस अपन केजीस में ले रहे हैं ना, तो ये मास भी केजी में आएगा, और केजी में ही पूछा, ठीक है? 25 देखिए अभी। The weight of a person is 60 kg. If he gets 100 kilocalories of heat through food and the efficiency of his body is 28%, then up to how much height he can climb? So देखो, अगर मान लो वो h हाइट तक क्लाइम कर रहा है, तो आउटपुट साइड में जो उसने एनर्जी अचीव किया वो mgh होगा। आउटपुट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो हाइट क्लाइम करना मतलब आउटपुट, ये mgh होगा, और इनपुट मतलब 100 किलो कैलोरीज। यहाँ पे फूड का जो इनटेक है वो एक तरीके से इनपुट होगा, तो 100 किलो कैलोरीज इनपुट है, और एफिशिएंसी हमेशा कितना होता है 28%। एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट। 28% मतलब 0.28, आउटपुट मतलब mgh, और इनपुट मतलब
100 किलो कैलोरीज। और यहाँ पे अपन mgh तो SI में कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट, जूल्स में। तो कैलोरीज, किलो कैलोरीज को भी जूल्स में कन्वर्ट कर देना, तो 0.28 इंटू 100 इंटू 1000 कैलोरीज, एंड 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, सो इंटू 4.2, दिस विल बी इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे m को 60 ले लो, g को 10, और तुम्हें h SI में मिल जाएगा, मतलब मीटर्स में। समझ में आएगी सारी स्टेप्स? ओके, नेक्स्ट 26। Thermally insulated vessel contains some water at 0 degrees. Vessel is connected to a vacuum pump. तो मान लो ये वेसल है और यहाँ से बेसिकली अपन एयर को बाहर निकाल रहे टू पंप आउट दी वाटर वेपर। दिस रिजल्ट इन सम वाटर गेटिंग फ्रोजन। इनिशियली इसमें कुछ पानी भरा हुआ था 0 डिग्रीज में, और पानी का कुछ पोर्शन वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ पोर्शन फ्रीज हो रहा होगा, ये सवाल में दिया। This result in some water getting frozen and some water gets converted into water vapor. Latent heat of vaporization दिया हुआ है। Latent heat of vaporization मतलब 0 डिग्रीज पे दिया हुआ है, मतलब बिना टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के 0 डिग्रीज में वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ms डेल्टा टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो 0 डिग्रीज पे कुछ पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ पानी फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बाहर से कोई भी हीट का सप्लाई नहीं हो रहा और ना ही कोई भी हीट का लॉस हो रहा है, तो आपस में हीट एक्सचेंज हो रहा होगा। तो पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा, हीट गेन किया होगा। कितना? मास ऑफ वाटर, मान लो m1 मास वेपराइज हो गया, तो मास ऑफ वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और आइस में कन्वर्ट करने के लिए उसने हीट लूज किया होगा। मान लो m2 मास आइस में कन्वर्ट हो गया, तो ये m2 इंटू LF होगा, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जितना एक ने लूज किया उतना ही दूसरे ने गेन किया होगा। सो m1 LV इक्वल्स टू m2 LF, और यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल बी सॉलिडिफाइड ये पूछा है, राइट। तो जो आइस का मास बन रहा है m2, ये हमें निकालना है। सो m2 अपॉन m1 ये LV अपॉन LF आ जाएगा, एंड परसेंटेज के लिए m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये निकाल लो, विच विल बी LV अपॉन LF प्लस LV और इंटू 100। तो इससे तुम्हें परसेंटेज ऑफ वाटर विच गेट्स फ्रोजन ये मिल जाएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? एनी डाउट्स? ओके, 27th ice at 0 degrees is added to 200 grams of water at 70 degrees Celsius in a vacuum flask. तो एक कंटेनर के अंदर पानी है, पानी का मास दिया हुआ है 200 ग्राम्स, और इसको फ्लास्क मान लो, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को ऐड किया। When 50 grams of ice, 50 grams of ice को जब ऐड किया, then all of the ice has melted and the temperature of the flask and its contents are 40 degrees. Initial temperature इस सिस्टम का 70 डिग्रीज दिया हुआ था और 50 ग्राम्स आइस को ऐड किया एंड फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्रीज हो गया। क्या यहाँ पे टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है? हमें ऑलरेडी फाइनल टेम्परेचर पता है, तो उसके बिना ही कर लेंगे ना, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। अच्छा, एक बार पूरा सवाल पढ़ लेते हैं, फाइंड क्या करना है। सवाल में एक और डेटा दिया हुआ है दैट व्हेन फर्दर 80 ग्राम्स इज एडेड, तो वापस पूरा आइस मेल्ट हो गया एंड टेम्परेचर 40 से 10 फर्दर ड्रॉप डाउन हो गया। कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस।
तो हमें ऑलरेडी पता है वो 80 होता है, बट वो यहाँ पे अननोन मानेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक और अननोन क्या होगा, यहाँ पे दो डेटा दिया हुआ है ना, मतलब दो इक्वेशंस लिखा जा सकता है, तो दो अननोन्स होने चाहिए। तो एक अननोन तो LF होगा, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है पानी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1। तो दूसरा अननोन इस फ्लास्क का थर्मल कैपेसिटी मान सकते हैं, इसका जो MS होगा फ्लास्क का, उसकी भी जरूरत पड़ेगी ना हीट लॉस्ट फाइंड करने के लिए। तो फ्लास्क का थर्मल कैपेसिटी C ये दूसरा अननोन मान लेते, और हमारा टारगेट है ये LF निकालना, और उसके लिए दो कंडीशंस गिवन है। सो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्रीज हो रहा है, तो उसके लिए 50 ग्राम आइस ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा पहले वो निकाल लो, क्यूब गेन बाय आइस। तो 50 ग्राम आइस पहले मेल्ट हुआ होगा, तो मेल्ट होने के लिए 50 इंटू LF, यहाँ पे 80 नहीं लेंगे, वो हमें निकालना है। सो 50 इंटू LF, मेल्ट होके 0 डिग्रीज पानी बना होगा, और पानी 0 से 40 टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो M पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ले सकते हैं, इंटू 40 ये आइस ने हीट गेन किया होगा, और ये वाला पानी और ये वाला फ्लास्क इसने कितना हीट लूज किया होगा, H2O प्लस वेसल 200 इंटू 1, 70 माइनस 40 30, प्लस वेसल का MS में C मान रहा हूं, तो प्लस C इंटू 30। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, उससे तुम्हें इक्वेशन 1 मिल जाएगा। एंड एग्जैक्टली सेम स्टेप तुम सेकंड कंडीशन के लिए अप्लाई कर दो, तो एक और इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन 2। उन दोनों इक्वेशंस में से C को एलिमिनेट कर लो और LF निकाल लो, इससे सॉल्व हो जाएगा। आगे का पार्ट ट्राई करोगे खुद से बाद में। ओके एक बार सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो कर ही लेते पूरा। अभी नेक्स्ट स्टेप में कितना आइस डाल रहे, 80 ग्राम्स आइस डाल रहे, और अभी जो टेम्परेचर है वो 40 से 10 ड्रॉप डाउन हो गया। तो अभी आइस ने 80 इंटू LF, आइस का टेम्परेचर तो 0 से 10 बढ़ा होगा, तो 80 इंटू S इंटू डेल्टा T इंटू 10, ये आइस ने हीट गेन किया, और ये वाला जो पानी है 200 इंटू 1, इसका टेम्परेचर 40 से 10 ड्रॉप हो गया, तो इंटू 30 प्लस C इंटू 30, तो 80 LF प्लस 800 इक्वल्स टू 200 प्लस, इसमें 250 नहीं लेंगे, क्या 250? 250 ग्राम्स नहीं लेंगे वाटर का। अच्छा हाँ, आई थिंक वो एक मिस्टेक कर दी मैंने, सही बोल रहे हो, पहले का आइस भी तो इसी का पार्ट बन गया ना, 250 होना चाहिए, यस उसी का कंटिन्यूएशन है ना ये, तो ये 250 हो जाएगा। 75 100 प्लस 30C, ये सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें LF कौन से यूनिट्स में मिलेगा, कैलोरीज पर ग्राम में मिलेगा, और सारे ऑप्शंस जूल्स पर केजी में गिवन है, तो इसको 4200 से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हें जूल्स पर केजी में मिल जाएगा। आई थिंक सॉल्विंग पार्ट तो तुम ट्राई कर सकते हो ना, इसके आगे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। इसके बाद बताओ कोई डाउट है किसी को भी 30 से पहले? एक बार मुझे वापस भेज दो 28 ऑनवर्ड्स जो भी डाउट्स है, 28 से 40। 42, 31, 34, 39। हाँ बताओ। मेरे को आप लोग कन्वर्जन का 4200 बोला सर, वो कैसा है कोई बता सकते हो? वो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, जैसे 1 kg 1000 ग्राम्स होता है, वैसे ही 1 कैलोरीज इज 4.2 जूल्स, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स।
तो अगर मान ले मुझे 1 कैलोरी पर ग्राम को जूल्स पर केजी में करना है, तो कैलोरीज को जूल्स में कन्वर्ट करने का 4.2 आया एंड ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में 10⁻³ आएगा, तो ऊपर आके वो 1000 हो जाएगा, तो उससे 4200 हो जाएगा। समझो? समझ गया। ओके, तो इसमें कितने ही डाउट्स है? 31 से देखते हैं, चलो। A piston is slowly pushed into a metal cylinder containing an ideal gas. Which of the following statements are incorrect? तो पिस्टन को अगर पुश करेंगे नीचे तो उसका वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम होने वाले और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ये भी सही है। व्हाट अबाउट एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, क्या इसमें कोई भी चेंज आएगा? एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करता है? 2RT/m। और अगर पिस्टन को स्लोली पुश किया जा रहा है तो टेम्परेचर तो लगभग सेम ही रहने वाला है ना, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट? और मॉलिक्यूलर मास में भी कोई चेंज, 8RT/m होगा ना? अच्छा सॉरी 8RT/m, ये तो मैंने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का लिख लिया, बट एनीवेज ये तो चेंज नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट लग रहा है मुझे। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द पिस्टन इंक्रीजेस, सेम स्पीड और डिस्टेंस कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा ना, टाइम कम हो जाएगा, तो स्टेटमेंट डी करेक्ट है, तो खाली ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। सर ए ऑप्शन रॉन्ग नहीं है? सही है ना ये ऑप्शन, प्रेशर बढ़ जाएगा ना अगर वॉल्यूम को डिक्रीज पिस्टन कर, स्लोली मूव कर रहा है और मतलब इन और आउट में प्रेशर इक्वल नहीं हो जाएगा? नहीं बट कोई तो फोर्स लगा रहा होगा ना उसको मूव करवाने के लिए, तो इक्विलिब्रियम पे तो रहेगा अभी भी, बट ये वाला फोर्स भी लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, और गैस का जो प्रेशर है वो अभी P0 से बढ़ जाएगा ना, इस हाँ लॉजिक से सोच, ठीक है? ओके। Okay. 34 A vessel of volume 0.02 meter cube contains a mixture of hydrogen and helium at 20 degrees Celsius and 2 atmospheric pressure. वॉल्यूम दिया हुआ है 0.02 मीटर क्यूब, हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर है, 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 2 ATM। टोटल मास दिया हुआ है मिक्सचर का 5 ग्राम। फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ हीलियम। तो हाइड्रोजन के मास को m1 मान लो और हीलियम के मास को m2, सो m1 प्लस m2 5 हो जाएगा। आई थिंक इसका कैलकुलेशन थोड़ा गंदा आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट तो सबको पता ही होगा। PV इक्वल्स टू nRT अप्लाई कर दो, प्रेशर 2 इंटू 10⁵ पास्कल्स होगा, वॉल्यूम 0.02 मीटर क्यूब, सब कुछ ऐसा में ले लो, टेम्परेचर 293 केल्विन, आर को अप्रोक्सीमेटली 25/3 ले लो, यहाँ पे पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, एंड नंबर ऑफ मोल्स को m1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस m2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, ये अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। सॉल्व करने का तरीका यही होगा, आई नो कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस है इसमें, बट और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, ये करना पड़ेगा। इससे m1 m2 निकाल के रेशियो निकाल लो, एंड आई थिंक फाइनल आंसर भी एग्जैक्टली मैच नहीं होगा, तुम्हें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट 34, उसके बाद 39।
सर ये इन चैप्टर में भी क्या? अच्छा ये हो गया ना, सेम सवाल है, ठीक है। 42 सर 40 में भी डाउट। An ideal gas follows. An ideal gas follows a process Pt equals to constant. The correct graph between pressure and volume is. So Pt equals to constant और Pv equals to nRT. ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं अपन, और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए। तो इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा ना, एंड पी स्क्वायर वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये ग्राफ ऐसे शेप का ही होगा ना, ऑप्शन सी। ग्राफ इसको कैसा है? देख, पी जो है वो कांस्टेंट टाइम्स अंडर रूट ऑफ वी होगा, सॉरी कांस्टेंट टाइम्स वी टू द पावर माइनस हाफ होगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप देखता हूँ डीपी बाई डीवी, तो ये माइनस हाफ इंटू वी टू द पावर माइनस 3/2 होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्चुअली बी और सी दोनों हो सकता है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा, ये स्लोप सम नेगेटिव कांस्टेंट अपॉन वी टू द पावर 3/2। तो वॉल्यूम का बढ़ना मतलब स्लोप नेगेटिव में कम होते जाएगा ना, मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब नेगेटिव तो होगा मगर उसका स्टीपनेस कम होते जाएगा। तो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है ये? यहाँ पे तो स्लोप का स्टीपनेस बढ़ते जा रहा है, तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है, राइट, स्टीपनेस कम होना। समझ में आया ये लॉजिक? और सर आप ये स्टीपनेस वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो? ये समझ में आ गया, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर माइनस हाफ। यस सर। तो डीपी बाई डीवी ये भी समझो, हाँ स्लोप सर। डिफरेंशिएट कर दो। तो माइनस हाफ के इंटू वी टू द पावर माइनस 3/2, हाफ के को एक कांस्टेंट मान लो सी, तो ये माइनस सी अपॉन वी टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा, स्लोप की जो वैल्यू है वो कम होते जाएगी ना, पहले -5, फिर मे बी -4, -3, नेगेटिव में कम होते जाएगा ना स्लोप। यस सर। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है ये प्रॉपर्टी? हाँ सर, सी ऑप्शन। समझ गया अभी? यस सर। ओके, फिर बताओ नेक्स्ट 42 देख लेते हैं ना। At temperature T, n molecules of gas A each having mass m, and at the same temperature 2n molecules of gas B each having mass 2m are filled in a container. The mean square velocity of molecules of gas B is v square. यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? टेम्परेचर टी पे ए के n मॉलिक्यूल से और हर मॉलिक्यूल का मास m, और सेम टेम्परेचर में बी के 2n मॉलिक्यूल से और हर मॉलिक्यूल का मास 2m। द मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब RMS का स्क्वायर होगा ये। द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B इज v स्क्वायर। तो मॉलिक्यूल B का जो मीन स्क्वायर होगा v स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा? अंडर रूट तो गायब हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m क्या बन जाएगा? सिंपली 3RT बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, राइट, ये v स्क्वायर होगा। एंड मीन स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A। अच्छा, A का अगर मैं VRMS स्क्वायर निकालूं, A का जो VRMS का स्क्वायर होगा वो कितना होगा? 3RT बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A।
ये ए का VRMS का स्क्वायर होगा, और अगर ए का ये VRMS का स्क्वायर है, ए के VRMS के स्क्वायर को एक्स कंपोनेंट के VRMS का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के VRMS का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट के VRMS का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, एंड yes. बाय सिमेट्री ये तीनों ही सेम होंगे। दैट मींस जो टोटल VRMS का स्क्वायर होगा वो 3 टाइम्स खाली एक्स कंपोनेंट के VRMS के स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट मींस एक्स कंपोनेंट का अगर मैं RMS का स्क्वायर लूं वो टोटल VRMS के स्क्वायर का 1/3 होगा, और यहाँ पे एक्स कंपोनेंट का VRMS W स्क्वायर दिया हुआ है, तो A का जो VRMS का स्क्वायर होगा वो 3W स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? इसको मैं 3W स्क्वायर मान सकता हूँ। ये समझा लॉजिक? सो 3W स्क्वायर इज 3RT by MA एंड V स्क्वायर इज 3RT by MB, और मुझे W स्क्वायर और V स्क्वायर का रेशियो चाहिए, तो इस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो एंड 3W स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये MB अपॉन MA आ जाएगा। अच्छा, MB अपॉन MA मतलब मॉलिक्यूल B का मास अपॉन मॉलिक्यूल A का मास। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज सेम एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट? और ये 2:1 के इक्वल है। दैट मींस रिक्वायर्ड W स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये 2/3 आ जाएगा। सबको समझ में आए सारे स्टेप्स? सर तीनों कंपोनेंट्स इक्वल कैसे हुए? डायरेक्शन में कोई बायस नहीं होता ना, सिमेट्री रहती है हर डायरेक्शन। तो तीनों डायरेक्शंस में जो एवरेज होगा RMS वो तो सेम होगा ना सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के ओवरऑल एक्स वाई जेड। किया है ना? क्या बोल रहे हो? ये हम लोगों ने अज्यूम किया है ना कि तीनों। हाँ, आइडियल गैस का अजम्पशन होता है ना रैंडम मोशन, देयर इज नो डायरेक्शनल बायस। तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अगर तुम सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज निकालोगे मीन स्क्वायर, वो सेम ही आने वाला है ना। इसका ये मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट एक मॉलिक्यूल हमेशा सेम कंपोनेंट से मूव कर रहा होगा, V और V। अपन एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, अपन बोल रहे हैं कि अगर सारे मॉलिक्यूल्स का मैं एवरेज ले लूं तो उनका एवरेज जो x में आएगा, जो y में आएगा और जो z में आएगा वो सेम होगा। ये समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क है। यस सर। 42nd ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट डाउट। (47, 50, 51, 47, 48. (47, 48, 49, 57, 51. सारे ही बता दो KTG के जितने भी डाउट्स हैं। सर 41 भी। 41, 61, सर 64. हाँ बताओ। सर फिर DWT में पैरामीटर फोर्स और नहीं आ रहा था, मतलब उसके बाद आएगा एम्प्टी मैथ सकता है ना? क्या बोल रहे हो? DWT में नहीं आ रहा पैरामीटर, या फिर मतलब उसके बाद वाले नहीं आएगा ना जैसे आपने बोला था? बैरोमीटर वाला नहीं आएगा, इस टॉपिक वाइज टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ये बुकलेट प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी होगा अभी के लिए। एमटी के लिए बाद में और प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चन जैसे रिवीजन सेट्स वगैरह जो मैंने दिए थे। फिफ्टी 56. अच्छा, मुझे 2 मिनट दो सिर्फ, मैं वापस 2 मिनट में लेक्चर चालू करूंगा। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था मुझे, 1 सेकेंड। When 2 grams of gas are introduced into an evacuated flask kept at 25 degrees, the pressure is found to be 1 atmosphere. If 3 grams of another gas is added to the same flask, the pressure becomes 1.5 atmospheres.
the ratio of molecular weights of this gases. यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा. सो पहले गैस का मॉलिक्यूलर मास m1 मान लो, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स 2/m1 होंगे. दैट मीन्स प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो फर्स्ट केस में प्रेशर 1 atm आ रहा है और ये सम कांस्टेंट टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा. सेकेंड केस में प्रेशर 1.5 atm हो गया और 1.5 atm भी सम कांस्टेंट टाइम्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इनिशियली 2/m1 था और अभी 3 ग्राम्स ऑफ अनदर गैस ऐड कर दिया, तो ये 3/m2 और ऐड हो जाएगा. तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके तुम्हें m1 m2 का रेशियो मिल जाएगा. टर्म्स को रीअरेंज कर लेना, ठीक है? और सर आप थोड़ा कैलकुलेशन दिखा सकते, वो आ नहीं रहा था. 2 डिवाइड बाय 1 1.5 इक्वल्स टू 2/m1 प्लस 3/m2 अपॉन 2/m1. यहाँ पे 1/m1 को x मान लो और 1/m2 को y मान लो, तो ये 2x प्लस 3y अपॉन 2x हो जाएगा. 1.5 इंटू 2x इज 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 3y. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3y, मतलब 1/m1 इक्वल्स टू 3/m2. समझा अभी? तो रेशियो 1:3 या 3:1 जो भी है वो देख लेना, इससे आ जाएगा. फिर 41 के बाद 47th. An ideal gas mixture is filled inside a balloon, expands according to the relation PV to the power 2/3 is constant. The temperature inside the balloon is expand करना मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट? और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, ये हमें फाइंड करना है. तो उसके लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन पता होना चाहिए. सो यूज PV इक्वल्स टू nRT एंड एलिमिनेट P. तो दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1. So V upon V to the power 2/3 will be V to the power 1/3 is constant times T. इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना, ऑप्शन ए. ओके, 48 49. A rigid tank contains 35 kgs of nitrogen. Pressure 6 atm. Sufficient quantity of oxygen is supplied to increase the pressure to 9 atm. टेम्परेचर कांस्टेंट और टैंक का वॉल्यूम भी सेम होगा. तो देखो ये भी उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा जो अभी अपन ने देखा था, नंबर ऑफ मोल्स वाला. ये लॉजिक यूज कर लेना इसमें भी, एग्जैक्टली सेम टाइप का ही सवाल है, ठीक है? फिर 49th. A perfect gas of a given mass is heated first in a small vessel and then in a large vessel such that their volumes remain unchanged. The PT curves are so constant volume में PV equals to nRT. So pressure is nR upon V times T. तो कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो 1/v पे डिपेंड करेगा, राइट? तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइंस विद डिफरेंट स्लोप्स होगा ना, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम्स अलग है. और अपन ये भी बोल सकते हैं कि जिसका वॉल्यूम कम रहा होगा उसके ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा. सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लीनियर विद डिफरेंट स्लोप्स. So, but volumes remain. वॉल्यूम्स अनचेंज है ना. वॉल्यूम्स अनचेंज्ड है फॉर टू सिस्टम्स. ये पहला सिस्टम है विद स्मॉल वेसल और ये दूसरा सिस्टम है विद लार्ज वेसल. तो इसके लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं विद सेम वॉल्यूम. तो इनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स स्ट्रेट लाइंस होंगे ना. इसका ग्राफ ज्यादा स्लोप का होगा और इसका ग्राफ कम स्लोप का होगा. ये इस सवाल का इंटरप्रिटेशन है. समझ में आ रहा है अभी? सर नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा. दो अलग सिस्टम्स है, इसको सिस्टम 1 मान ले और इसको सिस्टम 2 मान ले. इन सिस्टम्स के वॉल्यूम्स अलग अलग है, मतलब एक छोटा वॉल्यूम है, एक छोटा वेसल है और एक बड़ा वेसल है. तो ऑब्वियसली V2 विल बी मोर देन V1, राइट? हाँ सर समझा. अभी समझ में आ गया? इंडिविजुअल Yes, सिस्टम्स का sir. वॉल्यूम सेम है बट दोनों सिस्टम्स का आपस में वॉल्यूम अलग है.
और उनका कंपैरिजन कर रहे थे। फिर नेक्स्ट 50-51, a container of volume 30 liters contains gas. Gas is at 0 degrees. Find the mass of gas leaked when pressure falls by 0.78 atmospheres. Assume temperature of the gas remains constant. Density is given to be 1.3 grams per liter. Initial pressure दिया नहीं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इसका V, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है 273 केल्विन, 0 डिग्री। सो PV इक्वल्स टू nRT से अगर मैं डेल्टा ऑपरेटर अप्लाई करूं तो V टाइम्स डेल्टा P will be equals to RT भी कांस्टेंट, RT टाइम्स डेल्टा N, और हमें मास ऑफ गैस लीक्ड निकालना है, मतलब डेल्टा N से तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, कितना नंबर ऑफ मोल्स गैस का निकला होगा वो अपन निकाल लेंगे इसे V डेल्टा P अपॉन RT। V पता है, डेल्टा P पता है, RT भी पता है, तो डेल्टा N मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स विच इज लीक्ड। बट हमें मास चाहिए, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी, और इसको निकालने के लिए PM इक्वल्स टू रो RT यूज कर लो। STP कंडीशन में डेंसिटी 1.3 दिया हुआ, तो डेंसिटी को 1.3 विद एप्रोप्रिएट यूनिट्स सब्स्टिट्यूट कर दो। STP में प्रेशर कितना होगा 1 atm, और टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री, तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा ना इससे तुम्हें। तो करस्पॉन्डिंग मास कितना होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू दिस मॉलिक्यूलर मास, इससे तुम्हें मास ऑफ द गैस लीक्ड मिल जाएगा। इस हिंट के साथ सॉल्व कर लोगे पूरा सवाल, कैलकुलेशन से करना रहेगा, सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रखना बस, ठीक है। 51, an open and wide glass tube is immersed vertically in the mercury such that the length of 0.05 meters extends above the mercury level. The open end of the tube is closed and the tube is raised further by 0.43. इसमें देखो ऐसा टाइप का सवाल शायद मैंने क्लास में भी करवाया था तुम लोग को। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई करना। एक मर्क्यूरी का कंटेनर है एंड 0.05 मीटर्स लेंथ पहले एक्सटेंड कर रहा है बाहर, तो इस समय जो एयर होगा इधर ये वाले रीजन में, उसका प्रेशर 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी एटमॉस्फेरिक, एयर का जो वॉल्यूम होगा वो 0.05 टाइम्स A। उसके बाद इस ओपन एंड को क्लोज कर दिया और ट्यूब को फर्दर 0.43 मीटर से रेस कर दिया, तो अभी ओवरऑल ये 0.43 प्लस 0.05 मतलब 0.48 मीटर्स का हो जाएगा ये, राइट। और मर्क्यूरी कुछ राइज कर जाएगा यहाँ पे, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम अबाउट द मर्क्यूरी लेवल। तो इस लेंथ को अगर मैं L मान लूं तो मर्क्यूरी का जो राइज है वो 0.48 प्लस L हुआ होगा, दैट मीन्स फाइनल प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी ये वाले पॉइंट पे, एंड पॉइंट 2 पे जाने के लिए अपन इतना हाइट मर्क्यूरी में ऊपर जा रहे, तो माइनस 0.48 प्लस L, ये फाइनल प्रेशर होगा सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। ये स्टेप समझ में आया? एक्चुअली राइजिंग मर्क्यूरी 0.48 माइनस L होगा ना, टोटल लेंथ तो सॉरी माइनस होगा, सही बोल रहे हैं, ये माइनस L होगा, तो जब मैं यहाँ पे माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, माइनस ऑफ माइनस प्लस। और इसको एक्चुअली सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेना इनटू 100, क्योंकि अपन सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में एक्सप्रेस कर, तो 48 सेंटीमीटर्स ले लेना इसको, एंड फाइनल वॉल्यूम भी मिल जाएगा A इंटू L। सो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अप्लाई कर दो, L में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको सॉल्व करके तुम्हें L की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। कौन सा देख रहे थे अपन? 51, उसके बाद 56 57, cylindrical gas
A cylinder containing gas at 27 degrees is divided into two parts of equal volumes, each of 100 cc and equal pressure. मान लो ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल V0 जो कि 100 cc के इक्वल दिया हुआ है, एंड दोनों का प्रेशर भी इक्वल इनिशियली, और पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिया हुआ है, मतलब पिस्टन मासलेस रहा होगा, राइट, तभी प्रेशर सेम आ रहा है इक्वल वॉल्यूम पे. द गैस इन वन पार्ट इज रेज्ड इन टेम्परेचर. अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर भी दिया हुआ है, इनिशियली टेम्परेचर T0 भी सेम था, T0 की वैल्यू भी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस. एक गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 100 डिग्रीज पे और दूसरे का सेम रखा. द पिस्टन एंड द वॉल आर परफेक्ट इंसुलेटर्स. हाउ फार विल द पिस्टन मूव ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर? पिस्टन से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मान लो पिस्टन एक्स अमाउंट से मूव कर गया, यहाँ पे आ गया, तो अभी ऊपर वाला जो गैस है इसका नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसके नए वॉल्यूम को V'1 मान लेते, तो ये V0 प्लस AX हो जाएगा. इसका नया प्रेशर कुछ PF मान लो, फाइनल प्रेशर, और ऊपर वाले का जो नया टेम्परेचर है वो 300 केल्विन, सॉरी 373 केल्विन. और वैसे ही नीचे वाला जो गैस है उसका नया वॉल्यूम V0 माइनस AX, उसका नया प्रेशर ऊपर वाले जितना ही होगा, राइट, क्योंकि पिस्टन इक्विलिब्रियम पे, तो ये तो PF ही होगा, और उसका टेम्परेचर अनचेंज्ड है. नहीं, एक्चुअली उसका भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है ना. यस, उसका भी टेम्परेचर कुछ T2 मान लो, वो भी चेंज हो सकता है, क्योंकि एडियाबैटिक मानेंगे इस प्रोसेस को, आइसोथर्मल नहीं मानेंगे, राइट. तो इसका फाइनल टेम्परेचर T2 मान लो. तो क्या क्या इक्वेशंस लिखा जा सकता है? दोनों कंटेनर्स में क्या कंजर्व रहेगा? दोनों कंपार्टमेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व रहेगा, राइट. सो एक इक्वेशन आ जाएगा P0 V0 बाय RT0 इक्वल्स टू P1 डैश V1 डैश बाय RT डैश इक्वल्स टू P2 डैश V2 डैश बाय RT2 डैश. तो इस इक्वेशन में हमारा टारगेट क्या निकालना है? X निकालना है ना. इससे सॉल्व होगा. ये V2 डैश X के टर्म्स में आ जाएगा, V1 डैश भी X के टर्म्स में आ जाएगा. प्रेशर तो कैंसिल ही हो जाएगा ना. ऐसे दो इक्वेशंस एक्चुअल में, ये वाला इक्वेशन एक लिख दो और एक ये वाला इक्वेशन लिख दो. टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स. प्रेशर के टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगे, और दो अननोन्स क्या होगा? X एंड T2 डैश. तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके X निकाल लेना इससे, ठीक है. क्वेश्चन 57. 12 grams of gas occupy a volume of 4 into 10 to the power minus 3 meter cube. वॉल्यूम दिया हुआ है 12 grams, टेम्परेचर दिया हुआ है. After the gas is heated at constant pressure, its density becomes this much. What is the temperature to which the gas was heated? तो देखो, इनिशियली गैस का वॉल्यूम पता है और मास पता है, तो इनिशियल डेंसिटी पता है हमें m/v एट T1 इक्वल टू 7 डिग्रीज, मतलब ρ1 पता है और T1 पता है, और ρ2 भी पता है. डेंसिटी, नया डेंसिटी पता है और नया टेम्परेचर फाइंड करना. तो इसके लिए Pm इक्वल टू ρRT यूज कर लो. P कांस्टेंट, M कांस्टेंट, R कांस्टेंट, दैट मींस ρ1 T1 इक्वल टू ρ2 T2. इस इक्वेशन से आ जाएगा आंसर इजीली. ओके.
फिर लास्ट 2 क्वेश्चंस देख रहे थे 61 एंड 64। एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन तुम रिफर कर लेना, मैंने ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है। एंड मेक श्योर कि तुम एक्सरसाइज 2 भी टॉपिक वाइज टेस्ट से पहले करके जाओ, एक अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा। जो ग्रुप पे मैंने क्वेश्चंस मार्क करवाए थे वो। 61 A gas is enclosed in a vessel of volume V and pressure P. कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है V और प्रेशर P. It is being pumped out of the vessel by means of a piston pump with a stroke volume V. Piston pump मतलब एक एडिशनल छोटा सा कंटेनर होता है जिसपे एक पिस्टन लगा होता है और इसका वॉल्यूम स्मॉल v दिया हुआ है। तो इस पिस्टन को इस कंटेनर से कनेक्ट कर दो गैस से और इसको पूरा ओपन अप कर दो इस पिस्टन को। तो पहले जो गैस v वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, अभी ये पूरा v प्लस स्मॉल v वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इनिशियल वॉल्यूम v, इनिशियल प्रेशर p, फाइनल वॉल्यूम v प्लस स्मॉल v एंड फाइनल प्रेशर p1 मान लेते। तो p1 v1 इक्वल टू p2 v2 अप्लाई कर दो। तो एक स्ट्रोक के बाद जो प्रेशर है वो pv अपॉन v प्लस v ये आ जाएगा। एंड वैसे ही दूसरे स्ट्रोक के बाद का जो प्रेशर है वो कैपिटल V अपॉन कैपिटल V प्लस V टाइम्स P1 होगा। जिस तरीके से एक स्ट्रोक के बाद प्रेशर कैपिटल V अपॉन कैपिटल V प्लस V टाइम्स इनिशियल प्रेशर P था, वैसे ही सेकेंड स्ट्रोक के बाद ये होगा। दैट मीन्स P1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर ये स्क्वायर बन जाएगा टाइम्स ओरिजिनल प्रेशर P नॉट। इनिशियल प्रेशर को P नॉट मान लो तो n स्ट्रोक्स के बाद टू द पावर n आ जाएगा ना, सॉरी ऑप्शन डी, कैपिटल V अपॉन स्मॉल v प्लस कैपिटल V टू द पावर n। ये लॉजिक समझ में आया सबको? सर आप रिपीट कर सकते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक सपोर्टिंग कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V होगा। तो इसको जब मैं गैस से कनेक्ट कर रहा हूँ तो गैस अभी इसके अंदर भी फैल जाएगा ना, इसके अंदर भी एक्सपांड कर जाएगा। यस तो इस गैस का ओवरऑल वॉल्यूम कैपिटल V प्लस स्मॉल v हो गया। एंड बाय सम मैकेनिज्म अभी ये गैस को अपन बाहर निकाल रहे, ये गैस को बाहर निकाल दिया, प्रेशर को उतना ही रखा जो एक स्ट्रोक के बाद आया एंड वापस ये प्रोसेस रिपीट किया। तुम्हें अगर एग्जैक्टली जानना है कि ये प्रोसेस अपन कैसे अचीव करते तो तुम मेरे कंबाइंड लेक्चर नोट्स का PDF 3.2 रिफर कर सकते हो। इसका लास्ट क्वेश्चन 20, तो तुम्हें एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता चल जाएगा। इसमें तो अपन खाली ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ना कैसे हो रहा है। गैस को पहले वॉल्यूम बढ़ाया V प्लस V, उस गैस को निकाल दिया, प्रेशर P1 रहा पूरे गैस का एंड वापस सेम प्रोसेस रिपीट किया। तो एक बार ये वाला तुम एग्जांपल रिफर कर लेना, ऐसे तुम्हें एग्जैक्ट उसका वर्किंग भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। इसके बाद कौन सा था लास्ट एग्जांपल? 64 था ना शायद, यस 64। ये तो अपन एक फॉर्मूला देखा था ना क्लास में, एनर्जी कंजर्व कर दो। दोनों मोनोएटॉमिक गैस है तो दोनों गैस का CV सेम होगा एट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 एंड नंबर ऑफ मोल्स N1 N2 मान लो। तो इनिशियल एनर्जी N1 CV T1 प्लस N2 CV T2 एंड फाइनल टेम्परेचर T मान लो। तो फाइनल एनर्जी विल बी N1 CV T प्लस N2 CV T। तो इसको सॉल्व करने पर फाइनल टेम्परेचर ये आ जाएगा ना, N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, एक्सरसाइज 2 अटेम्प्ट कर लो। सिलेबस भी मैं बता देता हूँ एक बार वापस। थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन में एक्सक्लूडिंग स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, बुओयेंसी, ये सबको एक्सक्लूड कर दो, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस ये सारे जो सवाल है उसको छोड़ दो, वो नहीं आएगा। कैलोरीमेट्री पूरा आ रहा है, ये अच्छे से कर लो एंड KTG भी पूरा आ रहा है। ये टॉपिक वाइज टेस्ट का सिलेबस है। MT के सिलेबस में लॉज ऑफ थर्मो के भी कुछ पार्ट्स मैं ऐड करने वाला हूँ, तो इसके कितने पार्ट्स क्या ऐड करना है वो मैं तुम्हें बाद में क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो अभी टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए इतना काफी है। और कोई क्वेरी है किसी को भी? एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशंस तुम ड्राइव पे से देख सकते हो, ड्राइव पे पेस बुकलेट के फोल्डर में तुम्हें मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, चलो ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। ओके, चलो बाय, टेक केयर।
Thank you, sir. Thank you, sir. अच्छा, कोई Thank कॉन्सेप्ट you. में डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? और रिवीजन सेट के डाउट्स अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए इतना कर लोगे ना, काफी, ट्रस्ट मी, काफी इजी लगेगा तुम्हें पेपर। तो बाकी के डाउट्स अपन क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। ऑल राइट, चलो बाय।